झारखंड की 43 सीटें ही सत्ता की तस्वीर और दलों की तकदीर तय करेंगी। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 73 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, पत्नी और बहू शामिल हैं। सरायकेला में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का मुकाबला जेएमएम के गणेश महाली से है। जमशेदपुर पूर्व में बीजेपी की पूर्णिमा दास के सामने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार होंगे। पूर्णिमा रघुबर दास की बहू हैं। जमशेदपुर पश्चिम सीट पर एनडीए के सहयोगी जेडीयू के सरयू राय और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता आमने सामने हैं। जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और बीजेपी की गीता कोड़ा का मुकाबला कांग्रेस नेता सोना राबरिंकू से है। गढ़वा सीट पर जेएमएम नेता और कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सामने पूर्व बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी चुनौती पेश कर रहे हैं। हुसैनाबाद में बीजेपी के कमलेश सिंह और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव आमने सामने हैं। झारखंड के पहले फेज के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है उस पर हमारी पूरी नजर रहेगी, लेकिन आगे अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में खबरें। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव में प्रचार की रफ्तार लगातार तेज होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:45 पर देवघर में पहली रैली और दोपहर 3:15 पर गोड्डा में दूसरी जनसभा करेंगे। गृह मंत्री शाह आज पार्टी के लिए महाराष्ट्र की प्रचार कमान संभालेंगे। दोपहर 12 बजे शिंदखेड़ा विधानसभा में होगी। दूसरी दोपहर 1:30 पर 40 गांव विधानसभा में और तीसरी जनसभा दोपहर 3:15 पर जिंतूर विधानसभा के जिला परिषद ग्राउंड में होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज महाराष्ट्र में रहेंगे। नड्डा यहां 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही शिरडी साई बाबा मंदिर में दर्शन करेंगे। नड्डा दोपहर 3:30 बजे ठाणे विधानसभा में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे नड्डा शिरडी में साई बाबा के दर्शन करेंगे। शाम 6:40 पर नड्डा शिरडी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज फिर एक बार महाराष्ट्र में गरजेंगे। योगी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सुबह 11 बजे कारंजा विधानसभा क्षेत्र, दूसरी दोपहर 2:50 पर उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र और तीसरी जनसभा शाम 4:20 पर मीरा भयंदर विधानसभा क्षेत्र में होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे, जहां वो बिहार को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरभंगा में एम्स का उद्घाटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए 12,100 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम दरभंगा में 1260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले एम्स की आधारशिला रखेंगे। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक रैन बसेरा और आवासीय सुविधाएं भी होंगी। इसके साथ ही पीएम मोदी बिहार में लगभग 5,070 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री 1740 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। औरंगाबाद जिले में चिराला पोथू से बाघा बिशनपुर तक 220 करोड़ रुपए से अधिक की सोननगर बाईपास रेलवे की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान पीएम 1520 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 4020 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न पहल की आधारशिला रखेंगे। साथ ही पीएम देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर 18 पीएम जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सस्ती दवाएं मिल सकें। और 60 सेकंड न्यूज में बारी है महाराष्ट्र चुनाव के बाद की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी का मामला अभी तक थमा भी नहीं था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी प्रत्याशी अभिमन्यु पवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र की सियासत जरूरी मुद्दों से भटककर तलाशी वाले मामले की तरफ मुड़ गई है। लातूर में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच से पहले चुनाव अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली थी, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा था। मोदींना तपासलं त्यांना सस्पेंड केलं होतं। पोलीस जरा या तुमचा पण फोटो काढतो या। इस बीच विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आयोग सिर्फ विपक्ष को निशाना बना रहा है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके गाड़ियों का कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? अपोजिशन के नेता है, उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बड़े नेता के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बैग की चेकिंग की गई हो। इस चेकिंग से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजर चुके हैं।
और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच बयानों वाले हमलों का दौर लगातार तेज होता नजर आ रहा है। नेताओं की भाषा लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रही है, योगी की कांग्रेस पर हमले तेज हो रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्दों के तीर ऐसे चल रहे हैं जिनसे कांग्रेस पलटवार करने को मजबूर हो रही है। पहले बटेंगे तो कटेंगे, अब लव जिहाद और लैंड जिहाद का जिक्र कर योगी ने महाविकास अघाड़ी को घेरा। लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर कोई सख्त कानून बने, यह कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि उसे वोट बैंक पहले दिखाई देगा। ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी गठबंधन है। सीएम योगी के विपक्ष पर शब्दों के गोले यही नहीं थमे। उन्होंने गणेशोत्सव का जिक्र कर एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे नारे को हवा दी। एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। योगी ने नागपुर के चुनाव प्रचार के दौरान सनातन राष्ट्र का भी मुद्दा छेड़ दिया। इनको नहीं मालूम कि भारत एक सनातन राष्ट्र है। योगी के महाविकास अघाड़ी पर हमले कांग्रेस को रास नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, इसके बारे में आप बताइए। ये इतिहास में जाने का छोड़ दो बोलना उनको। और महाराष्ट्र चुनावी दंगल में आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी वो 50% आरक्षण की सीमा को आगे ले जाएगी। जैसे जैसे चुनाव आता है, आरक्षण का चिन्ह मुद्दे के रूप में निकलकर सामने आ जाता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर आरक्षण की सीमा को आगे ले जाने का दावा किया है। ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान फिर दावा किया कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। और नरेंद्र मोदी जी इस संविधान को खत्म करने में लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान पर अमित शाह ने उन्हें घेरा और महाविकास अघाड़ी को संविधान और आरक्षण विरोधी बताया। उनकी तुष्टीकरण की नीति की इतिहास देखिए। उन्होंने कहा मुसलमानों को 10% आरक्षण देना चाहिए, अघाड़ी को हरा दो, न बचेगा बांस न बचेगी बांसुरी। और सुप्रीम कोर्ट आज बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुना सकता है। जमीयत उलमा-ए-हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश भर में राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश तय करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। वो सिर्फ उसी समाधान की बात करेगा जो पहले से कानून में मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह कोई ऐसा आदेश नहीं देगा जो व्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण करने वालों के लिए मददगार हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील दी थी कि नियमों का उल्लंघन कर देश भर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। किसी पर अपराध का आरोप लगने पर उसे सबक सिखाने के लिए उसका घर गिरा दिया जा रहा, जिससे न कोई नोटिस दिया जाता न ही जवाब देने का मौका। पिछली सुनवाई में 3 राज्य सरकारों की तरफ से दलीलें रखी गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। सीधे किसी का मकान गिरा देना गलत है। अगर लोगों को 10 से 15 दिन का समय मिलेगा तो अपने निर्माण में सुधार कर सकेंगे। अगर वहाँ सुधार संभव नहीं तब अंतिम विकल्प के रूप में ही डिमोलिशन होना चाहिए। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन का फर्ज जिसने भी लिया हो, मिर्जा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन का फर्ज को लौटा दीजिए। धनबाद के निरसा विधानसभा का ये वही चुनावी मंच है जहां बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन मंच पर ही किसी ने मिथुन के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती को एहसास हुआ कि किसी ने उनका पर्स चोरी कर लिया है। फिर क्या था, मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने स्टेज से माइक पर अनाउंस किया कि जिसने भी मिथुन दादा का पर्स लिया है वो कृपया लौटा दे। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन का फर्ज जिसने भी लिया हो, मिर्जा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन का फर्ज को लौटा दीजिए। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद मिथुन दा का पर्स वापस नहीं मिल सका, लेकिन चुनावी रैली में मिथुन का पर्स चोरी होने के बाद स्टेज से अनाउंसमेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पर्स में कितने रुपए और कौन कौन से दस्तावेज थे, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। गुजरात के अहमदाबाद से एक खबर हैरान कर देने वाली है। यहाँ पर आयुष्मान योजना को लेकर के एक अजीब सा भांडाफोड़ हुआ। लोगों का गुस्सा चरम पर है। क्या कुछ चल रहा है, दिखाते हैं।
अहमदाबाद में आयुष्मान योजना के लालच में अस्पताल ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। हैरान करने वाली बात यह है कि ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाने के लिए 19 मरीजों की एंजियोग्राफी कर दी और 7 लोगों में स्टेंट लगा दिए। आरोप है कि 7 मरीजों को स्टेंट लगाया गया, उनमें 2 की मौत हो गई और 5 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। ये ब्लास्ट के दरमियान 2 लोगों की जो मृत्यु हुई है, हम पुलिस तपास कर रहे हैं। एजेंसी अगर दिखी जाएगी तो उसके लिए हम कार्यवाही करेंगे। चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इन मरीजों को अस्पताल में जांच के नाम पर बुलाया गया था, लेकिन यहाँ बिना घर वालों की जानकारी दिए एंजियोग्राफी और स्टेंट लगा दिए गए। 2 मरीजों की मौत के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ख्याति अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं गुजरात मेडिकल काउंसिल ने अहमदाबाद के ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नोटिस भेजा है। ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कड़ी के बोरीसाणा गाँव में मेडिकल चेकअप के नाम पर कैंप लगाया था। पैसों के लालच में अस्पताल ने मरीजों के परिवार की बिना इजाजत के एंजियोग्राफी कर दी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सेना की वीर जवानों की खास तस्वीरें। ठंड की शुरुआत हो चुकी है। इंडियन आर्मी एलओसी पर अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। कैसे अपने वो बनाए हुए हैं देशी गरिमा को, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के साथ पेट्रोलिंग समझौते के बीच भारतीय सेना 17,800 फीट की ऊंचाई पर एलएसी पर भयंकर ठंड के बीच सरहद की सुरक्षा के लिए तैयार है। उनकी मुस्तैदी और चट्टानी इरादों का वीडियो फायर एंड फ्यूरी कोड ने जारी किया है। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में तैनात भारतीय सेना के वीर सैनिक लगातार काम कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि भारतीय सेना के जवान 12,000 किलो की एयर डिफेंस गन ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवानों का धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाता है कि चुनौतियों को कैसे जीत में बदला जाता है। वो 17,800 फीट पर चौकी बना रहे हैं। खड़ी चढ़ाई पर भारतीय सेना का एलओसी पर जोश ऐसा है कि दुश्मन उन्हें देखकर थर-थर कांपता है। जहां दूसरे लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं जवान अपनी अटूट हौसलों और भावना से पहाड़ों को पार कर जाते हैं। ठंड की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में भारतीय सेना अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। ये वीडियो काफी वायरल है और देश हमारी सेना के शौर्य को सलाम करते आगे बढ़ेंगे। अब खबर आपकी जेबर किचन से जुड़ी हुई। महंगाई के मोर्चे पर झटके वाली ये खबर है। त्योहारी मौसम खत्म हो चुका है, महंगाई की मार जारी है। जनता को एक बार फिर से महंगाई का बड़ा झटका लगा है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.21% पर पहुंच गई है। महंगाई ने पिछले 14 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में सब्जियों, मीट, मछली और अंडे की कीमतों में उछाल से खाद्य महंगाई दर 10.87% पर पहुंच गई है। महंगाई में करीब 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। शेयर बाजार में गिरावट का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सितंबर में खराब मौसम और सब्जियों के महंगे होने से रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 5.49% तक पहुंच गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस महंगाई को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। भाजपा के साथी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और मैं कहता हूँ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। हमें सकारात्मक बात करनी चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, निवेश, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चर्चा करिए ना। आपकी सरकार ने किया क्या है दिल्ली और मुंबई के अंदर, उस पर जवाब दे नहीं पा रहे हैं। और हमारा जो एजेंडा है उसको जनता पसंद कर रही है, हम लोग जवाब देते हैं। ये जनता आज परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हमारा एजेंडा बड़ा सार्थक है और जनता हमको वोट देगी। और ठंड की शुरुआत होती ही जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है। सैलानियों के चेहरे यहाँ पे बर्फबारी से खिल उठे हैं, लेकिन उन लोगों को खासा दिक्कत हो रही है जिन्हें जहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी। मंगलवार को भी सिलसिला जारी रहा। कई इलाकों में बर्फबारी हुई। आसमान से गिरी सफेद बर्फ की चादर जमीन पर छा गई। ताजा बर्फबारी से गुलबर्ग की रंगत और भी चमक उठी है। दूर दूर से आए सैलानियों ने यहाँ पर हो रही बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान सैलानियों ने स्कीइंग भी की। गुलबर्ग में ऊपरी इलाकों में तकरीबन 4 इंच तक बर्फ गिरी है। सैलानी इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। सोनमर्ग और गांदरबल में भी बर्फबारी हुई। जोजिला रोड पर लगभग 1 से 2 इंच ताजा बर्फबारी हुई, जिससे सड़क पर बर्फ की चादर जम गई। किश्तवाड़ अनंतनाग रोड पर सिंथर टॉप पर भी भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ 8 इंच तक बर्फ गिरी है। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद यातायात ठप हो गया। स्नोप्ले मशीनों को बर्फ हटाने के बाद मुगल रोड को यातायात के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर जोजिला दर्रे पर बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी है। इसे भी बर्फबारी के बाद अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा था।